कैसे हैं आप। मैं आपके लिए फिर से एक वीडियो लेकर आई हूँ। हम पढ़ रहे हैं 11वीं का अध्याय 3। अध्याय 3 में हम जानेंगे कि चुनाव एवं प्रतिनिधित्व, हमारे उसका नाम है, पाठ का नाम है चुनाव एवं प्रतिनिधित्व। तो नाम से आप समझ गए होंगे कि जरूर चुनाव के बारे में बात होगी इस अध्याय में। बिल्कुल हम चुनाव के बारे में बात करने वाले हैं। और प्रतिनिधित्व क्या होता है वो भी आप जानेंगे, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं। चुनाव, पहला हमारा टॉपिक है वो है चुनाव और लोकतंत्र, ठीक है। चुनाव और लोकतंत्र, तो इसमें दो प्रश्न बनते हैं। सबसे पहला है कि बिना चुनाव लोकतंत्र कायम रह सकता है। पहला प्रश्न है कि क्या बिना चुनाव के भी लोकतंत्र कायम रह सकता है, और दूसरा है क्या बिना लोकतंत्र के चुनाव हो सकते हैं। ये कैसे प्रश्न है, एक जैसे ही है पर फिर भी अलग अलग है कि क्या बिना चुनाव के लोकतंत्र कायम रह सकता है या फिर बिना लोकतंत्र के चुनाव हो सकते हैं क्या। तो इसमें हम बात करेंगे दो तरह की बातें जो होती हैं। पहला प्रश्न हमें ये बताता है कि बड़े लोकतंत्र के अंतर्गत चुनाव के महत्व को समझाते हैं। जो छोटे छोटे लोकतंत्र होते हैं वहाँ पर जो नागरिक हैं वो आम रोजमर्रा के जो जीवन है, जो प्रश्न है उनमें भाग लेते हैं, वहाँ शासन में सहभागिता करते हैं। पर रोजमर्रा के जो निर्णय हैं उनमें अपनी सहभागिता देते हैं, क्योंकि वो छोटी जगह है। वहाँ हाथ उठाकर भी जो है निर्णय कर लिया जाता है। जितने पक्ष में होते हैं हाथ ऊपर होते हैं, जितने नहीं होते वो नीचे होते हैं। पर चूंकि भारत सहित बहुत सारे ऐसे लोकतांत्रिक देश हैं जिनमें बहुत ज़्यादा संख्या है, क्षेत्र बहुत ज़्यादा है, तो इस तरह से प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं रह सकता। इसीलिए चुनाव की आवश्यकता होती है। तो पहला हमारा जो प्रश्न है कि बिना चुनाव लोकतंत्र कायम रह सकता है। बिल्कुल रह सकता है अगर वहाँ पर छोटा लोकतंत्र हो। पर चूंकि लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वो, जैसा मैंने बताया कि सब लोग जो है डायरेक्ट उस पर निर्णय करते हैं। जैसे कोई निर्णय लेना है, एक जगह सब इकट्ठे हो जाते हैं और उसके निर्णय के पक्ष में जिनको करना होता है वो हाथ ऊपर कर देते हैं, या फिर पर्ची डाल के डायरेक्ट बता देते हैं, और जितने नहीं होते वो हाथ नीचे करे रहते हैं, या फिर अपनी पर्ची में असहमति लिखते हैं। तो इस तरह से छोटे लोकतंत्रों में बिना चुनाव के भी डायरेक्ट जनता भागीदारी के द्वारा डायरेक्ट प्रत्यक्ष भागीदारी करती है। और चूंकि बड़े बड़े लोकतंत्र जो है वहाँ ये संभव नहीं है, भारत उसमें से एक है। तो वहाँ पर कौन सा लोकतंत्र चलता है, वो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष का मतलब क्या है कि हम यहाँ सीधे नहीं खड़े हैं। जैसे कई बार होता है कि हम कोई बात अपनी कहनी है कहीं पर, है ना, कोई सभा हो रही है, कोई मीटिंग हो रही है और वहाँ हम नहीं पहुँच पा रहे हैं, हम उसके मेंबर हैं, उस पूरे उसके सदन के हम मेंबर हैं और हम वहाँ नहीं पहुँच पा रहे। जैसे सोसाइटी होती है, आप कॉलोनी की सोसाइटी से लें, कॉलोनी के बारे में कोई निर्णय होना है, चूंकि उस कॉलोनी में हमारा घर है तो हम भी उसके सदस्य, ठीक है। तो हम वहाँ उस समय जिस दिन है, मान लो 5 सितंबर को मीटिंग होनी है, और 5 सितंबर को हमें बहुत जरूरी काम से, चूंकि शिक्षक दिवस है, अभी तो कोरोना के कारण स्कूल नहीं खुले हैं, वैसे जनरली हम जो है शिक्षक अपने स्कूल में जाके शिक्षक दिवस मना रहे होते हैं, ठीक है। तो ऐसे में हम कैसे जाएं वो भी जरूरी है, क्योंकि हमारे बारे में निर्णय होने वाला है। तो हम क्या करते हैं, अपने घर से किसी दूसरे मेंबर को भेज देते हैं, ठीक है। परिवार का अगर मुखिया नहीं गया तो हो सकता है पति नहीं गया तो उसकी पत्नी चली जाए, पत्नी नहीं चली जाए तो अगर बच्चा व्यस्त है तो बच्चे को भेज देते हैं, अपने भाई को भेज देते हैं। तो ये क्या हुआ, उस मुखिया ने अपने प्रतिनिधि को भेजा, है ना, अपने प्रतिनिधि को भेजा। तो ये कैसा हो गया, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हो गया कि वहां जाकर मेरा जो वोट है, मेरा जो मतदान है उसके पक्ष में वो मेरे परिवार के किसी सदस्य ने दिया, क्योंकि मैंने उसको कहा कि आज तुम जाना उस मीटिंग में और ये निर्णय करना है, ये मत मेरी तरफ से ये मत देना, सहमति या असहमति अपनी बता दी। तो ये कैसा हो गया, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हो गया। जस्ट ऐसे ही हम बात करेंगे जब अप्रत्यक्ष होता है, तो ये तो छोटी सी बात थी कि हमें अपने कैंडिडेट चुनना था, लेकिन जब बात पूरे बड़े लोकतंत्र की हो रही है तो फिर हमें चुनाव कराने आवश्यक होते हैं। अब मान लो परिवार में विवाद हो जाए, जो 4 भाई हैं वो कहेंगे नहीं पिताजी नहीं जा रहे हैं, तो बड़ा भाई कहेगा मैं बड़ा हूँ मैं जाऊँगा, बीच वाला कहता है नहीं मैं पढ़ा लिखा हूँ मैं जाऊँगा, छोटा वाला कहता है मैं छोटा हूँ मेरी बात माननी चाहिए तो मैं जाऊँगा। फिर बहन कहती है कि नहीं नहीं ऐसा क्या, मैं महिला हूँ तो क्या मुझे अधिकार नहीं है, मैं जाऊँगी। तो कितने विवाद हो गए। ऐसी स्थिति में क्या करना पड़ेगा कि पिताजी को बैठ के कुछ वोट करना पड़ेगा, कि पर्ची डालनी पड़ेगी कि जिसका निकल आए तो वो जाएगा। तो इस तरह से ही अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के लिए हमको चुनाव की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होते हैं, प्रत्यक्ष में डायरेक्ट वोट देते हैं, अप्रत्यक्ष में अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। और प्रतिनिधि चुनने के लिए यहाँ जो प्रतिनिधित्व की बात हो रही है वो यही है कि हम न जाकर अपना कोई प्रतिनिधि वहाँ भेजते हैं, चाहे सदन हो या कोई बैठक हो,
ठीक है, तो उसको अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहते हैं। अब ये सारी बातें जो हैं वो कहाँ लिखी रहती हैं, ये सारी बातें, इनमें विवाद ना हो, कोई वो ना हो, तो मूलभूत नियम जो है वो संविधान में लिख दिए जाते हैं। ठीक है, बाकी विस्तृत नियम, क्योंकि हर चीज तो संविधान में नहीं लिखी जाती है, समय और परिस्थिति के अनुकूल वो डिसाइड करते हैं, तो आगे विस्तार करने के लिए विधायिका को ये अधिकार दिया जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कुछ मूलभूत नियम हैं जो बनाए दिए जाते हैं, वो संविधान बनाता है। ठीक है, तो वो संविधान क्या करता, कौन कौन से नियम देता है, जैसे मूलभूत नियम है मत देने का कौन योग्य है, मतलब मत कौन दे सकता है, कौन नहीं दे सकता। दूसरा है कौन चुनाव लड़ने योग्य है, अर्थात क्या योग्यताएं होनी चाहिए कैंडिडेट की। जैसे हम देखते हैं कि लोकसभा चुनाव के लिए जो है 25 वर्ष की आयु हो, भारत का नागरिक हो, दिवालिया ना हो, ये सब बातें हैं। ठीक है, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष की आयु हो और लगभग यही सब। तो इस तरह से हम कहते हैं कि कौन लड़ने योग्य है, अगर कोई व्यक्ति ये सारी योग्यताएं पूरी करता है तो वो चुनाव लड़ सकता है। तो ये नियम भी संविधान द्वारा तय किए गए हैं। तीसरा है चुनाव की देखरेख कौन करेगा। भाई चुनाव किसकी देखरेख में होगा, चुनाव ऐसे कुछ भी बंटाधार कर लो, है ना, तो किसकी देखरेख में होगा, कौन करेगा। और मतदाता प्रतिनिधि कैसे चुनेंगे, अपना कौन सी प्रणाली के तहत अपना मतदाता प्रतिनिधि चुनेंगे। और पांचवा है मतगणना कैसे होगी और प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे होगा। तो ये 5 मूलभूत नियम जो है लगभग सभी संविधानों में बना दिए जाते हैं, मूलभूत नियम। ठीक है, अब हम देखें कि पहले के जो 3 प्रश्न हैं कि मत देने के लिए कौन योग्य है, कौन चुनाव लड़ने के योग्य है और कौन देखरेख करेगा, ये कैसा बताता है हमको, कैसी बातें करता है। ये कहता है कि भाई एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की बात करते हैं। ये 3 प्रश्न जो है निष्पक्ष और चुनाव की ओर इंगित करते हैं कि भाई मत कौन देगा। ऐसा नहीं हो कि कोई दूसरा जाके दूसरे का वोट दिया है, पहले होता था, ये बहुत होता था, है ना, कि आज इसकी पत्नी नहीं है, आज रामदेव की पत्नी मायके गई है तो फूल सिंह की पत्नी जो है घूंघट डालेगी और उसका वोट दे आएगी, है ना, या फिर राम सिंह घर पे नहीं है तो फूल सिंह उसका पड़ोसी उसको पर्ची देगा, वो जाके वोट। पहले ये होता था, पर अब आधुनिक जो प्रणालियों में सुधार हुए हैं और अब ये संभव नहीं है। ठीक है, अब तो ईवीएम मशीन जो है हमारे यहाँ यूज होती है। तो चुनाव की देखरेख कौन करेगा, मतदाता प्रतिनिधि कैसे चुनेंगे, क्या तरीका रहेगा उसका। जैसे था ना पहले पर्ची डलती थी, बूथ कैप्चरिंग हो जाती थी, कोई धांधली की, तो अब ईवीएम मशीन, इलेक्ट्रॉनिक मशीन चला दी गई है कि इसमें तो कुछ धांधली नहीं होगी। तो बात यही कहीं ना कहीं चुनाव को निष्पक्ष बनाने के लिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के लिए ये प्रणाली है। तीसरा है कौन देखरेख करेगा। तो चूंकि सभी जगह लगभग निर्वाचन आयोग ये काम करता है, भारत में भी निर्वाचन आयोग ये काम करता है, निर्वाचन आयोग की देखरेख में चुनाव होते हैं, तो ऑब्वियसली निष्पक्ष होते हैं। ठीक है, तो ये तीनों प्रश्न निष्पक्ष स्वतंत्र चुनाव की बात करते हैं। अगला है मतदाता प्रतिनिधि कैसे चुनेंगे और मतगणना कैसे होगी। चूंकि बात कर रहे हैं कि मतगणना कैसे होगी, प्रतिनिधि कैसे चुनेंगे, तो एक तो होता है डायरेक्ट चुनाव, एक इनडायरेक्ट होता है, कैसे प्रतिनिधि चुनते हैं। दूसरा होता है मतगणना। एक तो मतगणना वो होती है जो हम जानते हैं कि एक व्यक्ति को जिसको ज्यादा वोट मिल जाते हैं वो जीत जाता है। ठीक है, एक होता है कि कई जगह पे ऐसी प्रणाली है कि एक व्यक्ति, कम से कम कोटा निर्धारित होता है कि जो व्यक्ति कुल मतों का 50% मिलेगा उसको, तभी वो जो है उसमें चुनाव योग होगा। तो उसके लिए पहले राउंड की गणना, दूसरे राउंड की गणना, तीसरे राउंड की गणना होती है और उसमें एक मतदाता को सूची दी जाती है कि आपकी पहली पसंद कौन है, दूसरी पसंद कौन है, ऐसे टिक करना होता है ना। तो अलग अलग प्रणालियां हैं, लेकिन हम भारत में प्रचलित सिर्फ इस प्रणाली को जानते हैं कि भाई जो जिसको ज्यादा वोट मिल गए वही जीत गया। ठीक है, तो इस तरह से ये 2 प्रश्न है नीचे वाले, ये न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व की बात करते हैं कि न्यायपूर्ण सबको प्रतिनिधित्व मिले। ऐसा नहीं है कि जो बहुमत वाला था जिसको ज्यादा मिले वो जीत गया, बाकी जिसने दिए, जो वर्ग जिसने दिए थे उसको, मान लो किसी को जो है एक व्यक्ति को 2 लोग चुनाव में खड़े हैं, एक को 48 वोट मिले हैं, दूसरे को जो है 46 मिले, तो 48 वाला जीत गया। तो जो 46 लोगों ने उसको वोट दिए थे, क्या वो बेकार गए, उनके साथ कैसे न्याय होगा। तो और भी चुनाव की प्रणालियां हैं, उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो ये प्रतिनिधित्व, वो जो है प्रतिनिधित्व, न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व की बात ये 2 प्रश्न करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ हम खुद करके देख सकते हैं, आप इसके बाद करना, हम कुछ आसपास मीडिया से, सोशल मीडिया से, या अपनी न्यूज की पुरानी जो चुनाव हुए हों उस समय के न्यूज़पेपर आपको मिल जाए, तो कतरनों से ये देखें, कुछ प्रश्न खोजें, खुद करके देखें, क्योंकि आप राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं और राजनीति विज्ञान कभी भी रटने वाला विषय नहीं है, ये प्रयोग करने वाला विषय। तो आप अपने पास देखें, कुछ प्रश्न ढूंढें कि प्रतिनिधित्व व्यवस्था क्या है, मतदाता की योग्यता क्या है चुनाव में, और चुनाव
आयोग की क्या भूमिका है। मान लो पिछला जो चुनाव हुआ अभी हमारा 2019 का लोकसभा चुनाव, उसके कतरन है, पेपर में न्यूज आता है कि चुनाव आयोग ने यहाँ ये प्रतिबंध लगाया, इस प्रत्याशी को ये करा, इसको ये किया। इनकी कतरने देख के पाएंगे आपके चुनाव आयोग कैसे काम कर रहा है ना। उसी के साथ मतदाता जो है देने गए वो कौन आयोग है, कौन योग्य है, कितने वर्ष का, ये हम पता करें। और प्रतिनिधित्व व्यवस्था क्या है, कैसे वहां जाते हैं, तो आप राज्यसभा चुनाव की देख लें, है ना, राष्ट्रपति के चुनाव का कुछ उदाहरण देख लें, और लोकसभा का, तो आपको समझ में आ जाएगा प्रतिनिधित्व क्या है। कुछ करके देखें, ये करना तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे कि मैं जो पढ़ा रही हूँ आपको समझ में आ रहा है। प्रैक्टिकल करके देखें, क्योंकि अभी विद्यालय में आप नहीं जा सकते हैं, नहीं तो आपको शिक्षक ये करवा के दिखाते प्रैक्टिकल के रूप में। आप अभी वीडियो के माध्यम से, और आगे आके आपको प्रोजेक्ट भी मिलेंगे इस तरह के, क्योंकि इस बार जो है एनसीईआरटी में 80 नंबर के पेपर आने वाला है, 20 प्रोजेक्ट का ही है, जिसमें आपकी नोटबुक्स के नंबर, वाइवा के नंबर और प्रोजेक्ट के नंबर। तो इस तरह के प्रोजेक्ट आप अभी से करना शुरू कर देंगे तो आपको आगे प्रोजेक्ट बनाने में आसानी होगी। ठीक है, तो ये तो हो गया ये हमारा टॉपिक। अगला जो है वो है भारत में चुनाव। ठीक है, अगला जो हम देखेंगे वो हमारा टॉपिक है भारत में चुनाव व्यवस्था क्या है, वो हम देखेंगे। तो हमने जनरली बातें करी, अब हम बात करेंगे कि भारत में चुनाव व्यवस्था क्या है। तो भारत में जैसा कि हम जानते हैं, जो आम चुनाव होते हैं लोकसभा के लिए, विधानसभा के लिए, या सरपंच के लिए, है ना, ग्राम पंचायतों के लिए, तो इन सब के लिए क्या डायरेक्ट वोट देती है जनता, है ना, व्यक्ति को डायरेक्ट वोट देती है। जैसे सांसद चुनना है तो हम डायरेक्ट चुनेंगे हमारे सांसद को, और लेकिन राज्यसभा के लिए ऐसा नहीं होता, डायरेक्ट नहीं देती जनता, हमारे चुने हुए विधायक जो है फिर वो राज्यसभा सांसद चुनते हैं। ठीक, लेकिन लोकसभा के चुनाव में, ग्राम पंचायतों के चुनाव में, जिला पंचायत के चुनाव में और विधानसभाओं के चुनाव में लगभग डायरेक्ट जो है, हमारे भारत में तो डायरेक्ट चुनाव होता है ना, डायरेक्ट व्यक्ति मतदाता डायरेक्ट चुनता है कि ये सांसद खड़ा है, हम इसको वोट दे रहे हैं, हमने ये वाले को वोट दिया ना, जितने प्रत्याशी होते हैं उसको बढ़ जाते हैं। तो आइए हम जानते हैं भारत में चुनाव व्यवस्था क्या है। भारत में चुनाव व्यवस्था, इसको हम समझेंगे। तो ये हम देखते हैं कि कौन सा तरीका, कैसे जान सकते हैं हम इसके बारे में कि कौन सा तरीका जो है पार्टियां अपनाती हैं चुनाव के दौरान, कि कौन सा कैसे प्रचार करते हैं, प्रचार के क्या तरीके हो सकते हैं। अभी आपने सुना होगा कि अपनी संपत्ति की भी घोषणा करनी पड़ती है प्रत्याशी को कि हमारे पास इतनी संपत्ति है, ताकि कभी आप ब्लैक मनी कमाएं बाद में तो बता सकें, लोग पूछ सकें कि आपके पास तो इतनी थी, इतनी कहाँ से आ गई। दूसरा, एक निश्चित राशि कर दी गई है कि भाई इतनी ही धनराशि आप चुनाव प्रचार में खर्च कर सकते हैं। और एक और आपने नाम सुना होगा, जैसे चुनाव आते हैं, आचार संहिता लग गई अब ये नहीं होगा, आचार संहिता लग गई अब ये नहीं होगा, है ना। क्या है ये आचार संहिता? ये कुछ आदर्श नियम होते हैं कि उस समय से जो प्रत्याशी हैं वो अपनी ये काम कर सकते हैं, ये काम, जैसे मान लो कोई विधायक मंत्री है अभी, और वो जैसे ही चुनाव पास में आ जाए तो उसके पास तो पद है, तो वो प्रत्याशी भी है अब अगले चुनाव का, तो वो खूब सारा कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन देना शुरू कर दे जनता को, तो जनता खुश हो जाएगी। दूसरा व्यक्ति वो कुछ भी नहीं है तो वो कुछ नहीं कर सकता है, तो इस तरह से तो जनता पक्षपात हो जाएगा ना, भाई निष्पक्ष चुनाव कैसे हुआ। जनता तो तुरंत देखेगी ना, 6 महीने से ये आदमी बहुत कर रहा है, इसने मुझे ये लाभ दिया तो मैं इसको चुनूं। तो इसीलिए कुछ आचार संहिता लगाई जाती है कि चुनाव के इतने माह पूर्व से आपको कोई ऐसा काम, कोई भी आप काम नहीं कर सकते हो, मंत्री पद पर रहते हो, कोई नया काम जो है, नई योजना है, नया कुछ लाभ जो है आप नहीं दे सकते हो, क्योंकि जिससे चुनाव प्रभावित ना हो, है ना। तो ये नियम है। और कुछ समय पहले जो है चुनाव प्रचार बंद कर दिया जाता है, बिल्कुल नहीं कर सकते आप, जो लाउड स्पीकर से और ये होर्डिंग से होते हैं। तो मैंने देखा है, जब हम छोटे थे तो एक शोर हुआ करता था, जब चुनाव होते थे बहुत तेज तेज लाउड स्पीकर की आवाज में टोपी है, कोई स्टिकर है, कोई कुछ बांट रहा है, अपने मोनो लगा हुआ, तो ये सब मिलता था। पर अब जब से धन की व्यवस्था कर दी गई है कि निश्चित मात्रा में, अनुपात में आपको धन खर्च करना और उसकी जानकारी चुनाव आयोग को देनी होगी, तब से देखा है पिछले विगत 2 चुनाव से मैंने देखा, कोई पिछले चुनाव में तो बिल्कुल ही पता नहीं चला कि विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव क्या थे, क्योंकि कोई शोर शराबा नहीं, कोई बहुत ज्यादा तामझाम नहीं, क्योंकि एक निश्चित धनराशि जो है खर्च करनी। इससे क्या हुआ, एक सुधार हुआ कि जो धनी व्यक्ति था, जो बहुत सारा धन लेके, वो तो जीत जाएगा, और जो बेचारा योग्य है लेकिन उसके पास धन नहीं है तो वो नहीं जीत पाएगा। हालांकि ये अभी भी संभव नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक इस पर कंट्रोल हुआ है। तो ये कुछ नियम बनाए गए हैं कि भाई ये कर सकते हो, आप ऐसे प्रचार कर सकते हो, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये सब लिखा है। तो अब बात उठती है कि ये सब चीजें संविधान में लिखने की क्या जरूरत है। भाई चुनाव हो रहा है, जिसको वोट ज्यादा मिलेंगे वो जीत जाएगा, बस खत्म बात। लेकिन
हमें ये पता नहीं है कि इसके अलावा भी बहुत तरीके होते हैं। हमारे भारत में चूंकि ये बहुमत प्रणाली है तो हम इसको ही जो मानते हैं कि बस यही सही है और यही चुनाव की एकमात्र प्रणाली है। पर हमें सोचना चाहिए कि इसके अलावा भी चुनाव की कुछ और प्रणालियां हो सकती हैं, क्योंकि जो मैंने बताया कि किसी को 100 वोट में से एक को मिल गए 52 और एक को मिले 48, या एक को 51 मिल गए, एक को 49 वोट मिले, तो वो 49 लोगों का वोट बेकार चले गए, है ना, और उसने जो है पूरा भी वोट नहीं पाया और वो जीत गया। तो कुछ ऐसी कमियां हैं जिसको दूसरी प्रणालियों में जो है, चुनाव की दूसरी प्रणालियां हैं निर्वाचन की, उनमें दूर किया गया है। तो ये सब चीजें भी हम आगे जानेंगे, पर अभी हम जानते हैं कि भारत में बहुमत की प्रणाली है और इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है जो सबसे आगे वही जीते। हमारे भारत में कौन सी प्रणाली लागू है, जो सबसे आगे वही जीते, ये वाली प्रणाली हमारे भारत में लागू है ना, वही जीते। अब एक एग्जाम्पल मैं दूंगी, किताब में भी दिया है, जो सबसे आगे वही जीते, ये प्रणाली जो है भारत में है चुनाव की, ये प्रणाली भारत में है, ठीक है। अब हम देखेंगे कुछ, एक एग्जाम्पल दिया है 1994 के चुनाव का, किताब में भी दिया है, आप भी कहीं अब कतरने तो क्या मिलेंगे पेपर की, पर आप न्यूज में जाएंगे 1984 के चुनाव से संबंधित कुछ खबरें निकालेंगे तो आपको सब मिल जाएगा, क्योंकि अब तो नेट पे सब कुछ उपलब्ध है, पुराने से पुराने, नया से नया, है ना, तो आपको चीजें देखना, उसमें आपको भी मिलेंगी। तो इसमें मैं बताऊंगी कि कैसे 1984 में आम चुनाव में, यानी लोकसभा के चुनाव में, आम चुनाव में जो कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी को 543 में से, है ना, और 543 में से उसको कितनी सीटें मिली थी, 415 सीटें मिली थी। 543 में से 415 सीटें जो है जीती थी। किसने जीती थी? कांग्रेस पार्टी ने। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, 80% लगभग, है ना, 80% सीटें मिली उसको, है ना, कांग्रेस को 80% सीटों पर उसने विजय हासिल की। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा था और इतनी बड़ी विजय अभी तक किसी को नहीं मिली। लेकिन क्या ये सच है? इसका मतलब तो ये हुआ कि पूरे भारत में जो मतदाता हैं उसमें से हर 5 में से 4 व्यक्तियों ने कांग्रेस को वोट दिए थे। इतनी पॉपुलर थी कांग्रेस पार्टी, पर असल में ऐसा नहीं है। अब आप कहोगे इधर तो मैडम कह रही हैं कि 80% वोट मिले, इधर मैडम कह रही हैं ऐसा नहीं है। तो क्या हुआ था वो मैं आपको बताती हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। क्या हुआ था कि जो आंकड़े निकल के आए थे तो कांग्रेस को जो है 3/4 सीटें मिली थी, 3/4 सीटें। तो इसका अर्थ वही हुआ जो मैंने बताया है कि ये इतना मिला, इसका मतलब हर 5 में से 4 व्यक्ति जो है कांग्रेस के फेवरेबल थे। पर ऐसा नहीं था। कुल मिलाकर जितने लोगों ने भी मतदान किया था उसका 48% कांग्रेस को वोट मिले थे। कांग्रेस को 48% मत मिले थे। अब ये कैसी विसंगति है, हैं? ये समझ में नहीं आ रहा मैडम क्या उलझा रही है? उलझा नहीं रही हूँ, आपको भारतीय चुनाव व्यवस्था समझा रही हूँ कि हालांकि 80% सीटें जीती थी लेकिन कुल मतों का 48% ही कांग्रेस को मिला था। अब ये कैसे? और उस समय जो है बीजेपी को जो है कितने मिले थे? 7.4% वोट मिले थे। किसको मिले? बीजेपी को। लेकिन उसको कितनी मिली? उसको सीटों का जो प्रतिशत था वो 1% से भी कम था, है ना, 1% से भी कम। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका यही मतलब हुआ जो मैं अभी बताने वाली हूँ आपसे एग्जाम्पल के थ्रू। तो कहने का अर्थ ये है कि ये आंकड़े में और ये आंकड़े में हमेशा हमारे भारत में असंगति रहती है, विसंगति रहती है। वो कैसे रहती है मैं आपको बताती हूँ अभी, है ना। वो ऐसे रहती है जैसे हमारे यहाँ 4 कैंडिडेट खड़े हो, कुल मत कितने हैं? जैसे क्या है हमारे यहाँ भारत में क्या करते हैं, पूरे देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया गया, ठीक है। जैसे अपने यहाँ 100 वोट हैं, ठीक है,
100 मत हैं या 100 मतदाता हैं, ठीक है। अब इसमें से A, B है ना, C और D 4 कैंडिडेट खड़े हैं। अब इन 4 कैंडिडेटों को कैसे देंगे? मान लो A को मिले 26 वोट, ठीक है, और B को मिले आपके 24 वोट, ठीक है, और C को मिले आपके कितना 22 वोट और D को मिले 28 वोट। अब आप देखो ये 100 में से ये डिवाइड कर देंगे तो 26 और 24 कितना हुआ आपका 50 हो गया, इधर 22 और 28 50 हो गया, तो कुल मिला के बराबर अपना कितना हो गया 100 हो गया, है ना। 100 मतदाता कुल मतों की संख्या कितनी हो गई बराबर 100, है ना। तो ये हो गई, लेकिन अब विजित कौन होगा? आप मैंने बताया, आप समझ गए होंगे, ये डी जीत जाएगा क्योंकि इसको 28 वोट मिले, ठीक है। भारत की जो प्रणाली है उसके अनुसार 28 वाले को जीत जाएंगे। लेकिन जिस सी को 22 वोट दिए जिन लोगों ने, बी को जिन 24 लोगों ने वोट दिए, ए को जिन 26 लोगों ने वोट दिए, उनके मतों का क्या? वो तो अपनी पसंद का चुनाव चुन नहीं पाया, उनके मत तो बेकार चले गए, है ना। तो ये चीज है। अब देखो आप, क्या इसने 50% वोट पाए हैं? अगर इसने 50% वोट पाए थे तो उसको कितने चाहिए थे? 50 वोट चाहिए थे, तब ये 50% लेता, पर इसको तो 28 मिले, फिर भी ये जीत गया, है ना। लगभग जो है 28% ही इसको वोट मिला और 28% पाकर ये जीत गया, ठीक है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि भारत की जो प्रणाली है वो क्या है कि जो बहुमत वाला है वो जीत जाता है। और इस तरह से आप देखेंगे कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने, हालांकि सबको उनको 28 हो गया, और भी वोट मिलते गए, वो जीतते गए, है ना। कम संख्या मिली लेकिन औरों से ज्यादा थी, क्योंकि मत बट गए थे। कुल अपने भारत में जो है कुल विधानसभा क्षेत्र जो है, कुल विधानसभा क्षेत्रों को 543 क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, ठीक है, क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। अब इसमें से क्या होता है, जो ज्यादा मत प्राप्त कर लेता है, और हर निर्वाचन क्षेत्र से एक चुना जाता है, हर निर्वाचन क्षेत्र से जो है एक चुना जाता है, ठीक है। तो अब क्या होता है, इसमें जिसको ज्यादा मिल जाते हैं वो जीत जाता है, ठीक है। और अब इसमें क्या है, अन्य प्रत्याशियों से अधिक मिले हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 100 में से जो है सबसे ज्यादा वोट इसको, सबसे ज्यादा इसको मिले हैं, 100 में से बहुमत इसको मिला है, तो बहुमत नहीं मिला, इसको उन प्रत्याशियों से ज्यादा वोट मिले। तो ये प्रणाली हमारे भारत में है। इसके अगेंस्ट में और भी प्रणालियां हैं जो अलग अलग देशों में चलती है, पर भारत में नहीं। अब ये सही है गलत है ये अलग बात है, पर बहुत मंथन के बाद कोई व्यवस्था बनती है। तो हमारे भारत में जो भी व्यवस्था है अभी कारगर है, और उसमें कुछ सुधार भी धीरे धीरे किए जाते रहेंगे। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, आगे लेकर आएंगे चुनाव की और प्रणालियाँ, कहाँ क्या क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो ये सब चीज़ें, ठीक है। तो इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त करती हूँ मैं। सभी अपना ध्यान रखें।